गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। हम लोग चैप्टर 14 पढ़ रहे थे जिसमें जेंडर है ना। आज हम लोग जो है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे जेंडर आधारित कार्य के समय में अंतर। कि भाई लिंग के आधार पर जो महिला और पुरुष के काम हैं उसके समय में अंतर। ये जानना बहुत रोचक और मज़ेदार होगा कि महिलाओं और पुरुषों के बीच काम के समय में क्या अंतर है, प्लस महिलाओं के लिए काम के घंटे कितने हैं, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले काम का समय कितना है। अगर हम आर्थिक विकास वाले क्रियाकलाप को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि महिलाओं और पुरुषों के लिए काम के घंटे निश्चित किए गए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी जो है क्या किया गया है कि महिलाओं के द्वारा जो घरों पर भी काम किए जाते हैं उनको भी कामों के, भले ही वे जो है अवैतनिक काम होते हैं, परंतु उसे परिश्रम की नज़र से देखा जाता है कि महिलाओं द्वारा जो भी कार्य किया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर हम आर्थिक विकास की क्रियाओं की समझ वाली तालिका को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उपयुक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ कार्य एवं पारिश्रमिक में भेदभाव किया जाता है कि उनके जो काम होते हैं उस काम के घंटे और उनको दी जाने वाली मजदूरी दोनों में जो है अंतर है। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको कम सैलरी दी जाती है। इस संबंध में शासन स्तर पर वेतन संबंधी कानून बनाए गए हैं। ठीक है, क्या किया गया है कि जो सरकार है उन्होंने महिलाओं को जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं और वेतन है उसके संबंध में जो कानून बनाए हैं, परंतु अशासकीय क्षेत्रों में जहां पर काम कराया जाता है वहां पर आज भी महिलाओं को जो वेतन संबंधी कानून बनाए गए हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे कि जो दैनिक मजदूरी करती हैं महिलाएं उनको पुरुषों की अपेक्षा कम सैलरी दी जाती है, कम कम पैसे दिए जाते हैं। काम का जो घंटा भी होता है वो बहुत अधिक होता है। असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष की तुलना में लगभग 60% ही श्रमिक पारिश्रमिक दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर जो है काम के लिए संगठन नहीं बनाए गए हैं। उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जो भी महिलाएं काम करती है उनको पुरुषों को दी जाने वाली जो तनख्वाह है, सैलरी है, मजदूरी है, उसके मुकाबले जो है उनको केवल 60% मजदूरी दी जाती है। अर्थात यदि पुरुष को किसी काम के लिए 100 रुपए दिया जाता है तो महिलाओं को उसी काम के लिए जो है 60 रुपए दिए जाते हैं। ये असंगठित क्षेत्रों में किए जाने वाले कामों में या अशासकीय क्षेत्रों में जो महिलाएं काम करती है उनके लिए है। लेकिन शासन स्तर पर क्या किया गया है कि कानून बनाया गया है कि समान काम और समान वेतन, परंतु जो है इनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इन बातों से यह स्पष्ट है कि श्रम, रोजगार एवं पारिश्रमिक के क्षेत्र में महिलाओं के साथ जो है काफी भेदभाव और असमानता है। ठीक है, श्यामलाल के परिवार की तरह ऐसे ना जाने कितनी कहानियां हैं जिनमें लड़कियां अशिक्षित रह जाती है। क्योंकि परिवार में सारे निर्णय सिर्फ पुरुष लेते हैं, इस तरह महिलाओं का शोषण होते रहता है। आगे हम जो है एक श्यामलाल जी हैं उनके परिवार की कहानी सुनेंगे। इसमें बताया गया है कि ऐसे ही श्यामलाल के परिवार के जैसे बहुत सारे जो परिवार हैं जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और उनका शोषण होते रहता है। श्यामलाल ने जिस तरह विचार व्यक्त किए और अपनी पत्नी रामवती को काम पर जाने से रोका, इस तरह के विचार वाले लोग हमारे समाज में अधिक संख्या में हैं। आज हालांकि हम जो है विकास कर रहे हैं, लोगों को जो है भेदभाव लोगों में कम हो रहा है, परंतु अगर हम अपने क्षेत्र से कहीं दूरस्थ अंचल में जाते हैं या ऐसे बहुत सारे रूढ़िवादी लोग मिल जाते हैं जो आज भी महिलाओं को घर से निकलने पर या काम पर जाने से रोकते हैं और वे सोचते हैं कि महिलाओं का काम जो है केवल घर पर रहकर करना होता है, वो पुरुषों के बराबर जो है अपना काम नहीं कर सकती या पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से परिवार आपके आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे जो महिलाओं को, या तो कई बार ऐसा होता है कि अगर उनकी गवर्नमेंट सर्विस भी लगती है तब उन्हें परिवार वाले जो है काम करने नहीं देते हैं कि भाई हमारे घर में जो बहुएं हैं वो बाहर काम करने नहीं जाती हैं या बेटियां हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता है। ऐसे लोग पुराने समय से चले आ रहे रीति रिवाजों तथा आदतों की वजह से ऐसा मानते हैं कि घर से बाहर निर्णय लेने का अधिकार केवल पुरुषों का होना चाहिए तथा महिलाओं को उनकी बातों को मानकर बिना कोई प्रश्न किए उनके निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। जो ऐसे रूढ़िवादी परिवार है उनका मानना है कि घर में ही रहे महिलाएं, घर के बाहर का जो निर्णय है वो पुरुष द्वारा ही लिया जाता है। और उनका ये भी मानना है कि जब पुरुष द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो किसी प्रकार का प्रश्न ना करे, बल्कि उनके निर्णय को जो है सहर्ष स्वीकार करे। क्या आपने सोचा कि जिन रीति रिवाजों को लोग मानते आ रहे हैं उन्हें किसने बनाया है? हमने चैप्टर के फर्स्ट
पैराग्राफ में पढ़ा था कि महिलाओं और पुरुषों में जो जैविक रूप से विशेषता है उसी के आधार पर जो है इनमें भेद किया गया है। बाकी जो विभिन्नताएं हैं वो समाज द्वारा स्थापित किया गया है और लंबे समय से समाज द्वारा ये कि भाई कौन सा काम पुरुषों के लिए है और कौन सा काम महिलाओं के लिए है इसके लिए तय किया गया और धीरे धीरे ये लोगों के आदत और व्यवहार में आने लगा। धीरे धीरे घरों पर जो है लड़कियों के लिए अलग तरीके से काम, पुरुषों के लिए लड़कों के लिए अलग तरह से काम और लालन पालन के आधार पर जो है धीरे धीरे ये भेद बढ़ता गया। महिलाएं ऐसे रीति रिवाजों को क्यों नहीं तोड़ पाती है कि भाई जो समाज में इस प्रकार के रीति रिवाज चल रहे हैं उसको क्यों नहीं तोड़ पाती है। विरला ही ऐसी कोई महिला या लड़की होती है जो अपने घर परिवार के खिलाफ जाकर जो है या साहस कर पाती है कि भाई उनके खिलाफ जाकर वो अपना काम कर सके। रूढ़ियों को तोड़ने के प्रयास। ऊपर की कहानी में हमने देखा कि रामवती ने पुराने विचारों को मान लिया तथा अपने काम करने का विचार त्याग दिया। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में 9वीं शताब्दी के आरंभ में कई समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए पुराने विचारों तथा रूढ़ियों का विरोध करना शुरू किया। ठीक है भाई, क्या है ये ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में चली आ रही रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ 1928 में जो है सती प्रथा का विरोध किया और उसके लिए कानून बनाने की बात की। ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह के बाद लड़कियों को ससुराल भेजने के लिए न्यूनतम उम्र तथा लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए प्रयास किया और इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है शारदा एक्ट बना, जिसके अंतर्गत जो है लड़कियों को शिक्षा और उनकी विवाह के लिए जो है आयु तय की गई। ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले ने कमजोर वर्गों को शिक्षा व समाज सुधार के लिए कई कार्य किए। ठीक है, तो ये था रूढ़िवादितों को तोड़ने के प्रयास। एक्चुअल में जो श्यामलाल का परिवार था वो नया रायपुर में रहता था और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी भी नहीं थी। श्यामलाल ही घर के मुखिया थे, किसी को भी अपनी राय देने का मौका नहीं मिलता था। पत्नी रामवती अगर कुछ सलाह भी दे तो वह झिड़क देते थे, तुम घर के बारे में सोचो, मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। रामवती सहनशील और समाज की परंपराओं को मानने वाली महिला थी। ठीक है भाई, कि जो श्यामलाल का परिवार था वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था और जब उनकी पत्नी रामवती जो है किसी भी प्रकार के मामले में जो है उन्हें कोई सलाह देती थी तो उन्हें चिल्ला देते थे कि भाई तुम अपने घर परिवार को ही देखो, मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की अच्छी परवरिश और बेटी की शादी का खर्च भी वो जुटाना चाहते थे। इसके लिए वह अपने पति से कहती थी कि वह किसी फैक्ट्री में काम कर लेगी, जब 2 लोग कमाएंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो क्या करते थे कि वो अपने उसको जो है झिड़क देते थे और गुस्से में कहते थे कि तुम घर के बाहर काम करने जाएगी और गैर पुरुषों के साथ काम करेगी तो समाज में मेरी फजीहत हो जाएगी, मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। चुपचाप घर में रह, मैं जितना कमाता हूँ उतने में ही गुजारा कर। हमारे घर से आज तक कोई महिला कार्य करने बाहर नहीं निकली है। उसकी पत्नी सोचती थी कि ये तो संकुचित विचार है पर चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर महिलाएं घर से बाहर जाकर काम करती है तो घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, साथ ही साथ पुरुषों की इज्जत में कोई फजीहत नहीं होती है, बल्कि उसका मान सम्मान भी बढ़ता है कि महिलाओं को आज़ादी दी जा रही है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।